बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और तैयारी भी आपकी अच्छी चल रही होगी। आज हमारा नया टॉपिक है हेड्स ऑफ़ अकाउंट्स। और इस टॉपिक पे जाने से पहले मैं आज एक इम्पॉर्टेंट बात करना चाह रहा था। काफ़ी सारे लड़के जो मुझे कमेंट्स में और एक्सेस कर रहे थे कि और पूछ रहे थे कि अबाउट पेपर प्लान, जो हम टेस्ट स्टार्ट करने लगे हैं, मॉक टेस्ट जिनकी तादाद 15 है और 5 मई से स्टार्ट हो रहे हैं। तो काफ़ी सारे पूछ रहे थे कि इसका पैटर्न क्या होगा। पहले मेरे माइंड में ये था कि होल सिलेबस को कवर करें, लेकिन मुझे उनकी सजेशन अच्छी लगी। कई सारे ऐसे हैं जो थोड़ा सा स्लो भी हैं और अभी वो आगे नहीं पहुँचे, एंड तक नहीं पहुँचे, तो सारे का सारा सिलेबस फिर तैयारी सारी की सारी अधूरी ना हो जाए। तो उनके सजेशन मुझे अच्छी लगी। तो हम कुछ इस तरीके से प्लान करेंगे जैसे हमारी कास्ट काउंटिंग और ऑडिट और इंग्लिश ये एक्सटेंसिव हैं, क्योंकि इंग्लिश के भी ठीक ठाक सिलेबस होगा, काफ़ी सारी चीज़ें होंगी, हम उनको बाई पार्ट करेंगे। इस तरीके से जो आपकी ऑडिट है वो भी ठीक ठाक उसका सिलेबस होगा। जो बुक की बात कर रहा हूँ, सेटलमेंट ऑफ ऑडिट ऑब्जेक्शन इतने ज़्यादा नहीं है, 8-10 लेक्चर हैं, खैर कवर हो जाते हैं। तो जो ओवरऑल ऑडिटिंग की बुक है जो आप फार्मल एजुकेशन में हम पढ़ते हैं, उसका सिलेबस ज़्यादा है, कास्ट अकाउंटिंग का ज़्यादा है, और जो फिनेंशियल प्लानिंग है उसमें फिनेंशियल मैनेजमेंट ही है। हम उसके भी 5 से 7 लेक्चर हम कवर करेंगे, जो बेसिक प्लानिंग में जो चीज़ें आएंगी। तो मेन हम क्या करेंगे कि आप लेट्स सपोज अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर्स हैं वो, और साथ में कोई और एक टॉपिक बजट का ले लेते हैं। तो 2 टॉपिक पहले टेस्ट में, और साथ में हमारे क्या होगा कुछ ऑडिटिंग और कास्ट अकाउंटिंग और इंग्लिश, ये 3 हर टेस्ट के साथ चलेंगे। और ये हम तकरीबन 7 से 8 जो लेक्चर हमारे पहले होंगे उनमें सारी की सारी चीज़ों को एक दफ़ा या 10 मैक्सिमम 10 जो पहले हैं इनमें हम एक दफ़ा सिलेबस को कवर कर लेंगे। सिलेबस की रिवीजन इन्हीं लेक्चर्स में हो जाएगी। तो बाकी जो 5 होंगे वो ओवरऑल होंगे, और इन्हीं में से फिर जो हमारी रेपिटेशन भी होती रहेगी। और दूसरे नंबर पे आप लोगों के लिए एक बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात करने लगा हूँ कि एक हमारा सेशन था, अभी मैं नाम नहीं लेता, किस पोस्ट पे हम 3-4 दोस्त थे। तो हमने हमारा इतनी लिमिटेड अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन हमने ये सोचा कि हम इनकी अच्छी तैयारी करें। हमने फिर ग्रुप स्टडी किया। ग्रुप स्टडी में हम कैसे करते थे, एक टॉपिक लेते थे और उसका टेस्ट होता था, और टेस्ट किस हिसाब से कि फ़र्ज़ कि एक टॉपिक है, मैंने अगले बंदे का टेस्ट लेना, उसने अपने क्वेश्चन बनाने जो वो मुझसे पूछेगा, मैं उसके लिए बनाऊंगा, तीसरा दूसरे के लिए बनाएगा। तो हर एक ने एक क्वेश्चन डेवलप किया हुआ था, क्वेश्चन पेपर टाइप उस टॉपिक में से। तो हर एक ने क्वेश्चन पूछना था और अगले ने जवाब देना था, और जो गलत होता था वो एक्सप्लेनेशन करता था। अब हर एंगल से जितने क्वेश्चन बन सकते थे एक टॉपिक से, लेट्स सपोज कितने भी क्वेश्चन बन सकते थे, वो हम कवर कर लेते थे। तो जो मैं वेबसाइट डेवलप करवा रहा हूँ आपके मॉक टेस्ट के लिए, उसमें ये चीज़ होगी कि आप लोग जब एक टॉपिक कवर कर रहे हैं, अभी फेसबुक ग्रुप में भी आप लोग कमेंट कर रहे होते हैं, अब मुझे नहीं पता कहीं से कॉपी पेस्ट कर रहे होते हैं या क्या कर रहे होते हैं। इनफैक्ट आप क्या करें, वहाँ पे सेशन होगा कि अगर किसी के माइंड में कोई किसी टॉपिक से रेलेवेंट क्वेश्चन आता है और उसने 2-3 बुक्स पढ़ी हैं, लेकिन उस तरह का क्वेश्चन कहीं उसको मिला नहीं है, लेकिन वो जब पढ़ रहा है तो उसके माइंड में आता है कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो वो क्वेश्चन वहाँ पे अपना जो है अपने उसको अपलोड करने का ऑप्शन होगा। लेकिन रिव्यू मैं करूँगा कि ऑलरेडी उस तरह का अगर कोई क्वेश्चन पढ़ा है तो मैं उसको रिकमेंड नहीं करूँगा, अप्रूव नहीं करूँगा। अगर नहीं पढ़ा होगा तो मैं उसको अप्रूव कर दूँगा, और फिर उसका जो है जो अप्रूव करने वाला अपलोड करने वाला बंदा है उसका नाम भी होगा कि ये क्वेश्चन सबमिटेड बाय मिस्टर XYZ, जो भी था उसने क्वेश्चन सबमिट करवाया। इस तरीके से क्या होगा कि एक टॉपिक के जितने भी रेलेवेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, अगर आप इनपुट डालेंगे तो एक टॉपिक के जब हमारा डेटाबेस बन जाएगा, उस क्विज़ेज़ में आप उसको कवर भी कर लेंगे रिवीजन में हम जब जाएंगे। तो पेपर्स की बात कर रहा हूँ। तो यही जो आपके मॉक टेस्ट ओवरऑल पेपर से तो पहले ही हमने करना है। मॉक टेस्ट के बाद जो आप क्विज़ेज़ वगैरह करेंगे, तो टॉपिक वाइज जब आप क्विज़ कर सकेंगे तो हो सकता है कि आप लोगों का अगर एक्टिवली कंट्रीब्यूट करें, हो सकता है कि मैं अगर आप लोग सजेस्ट करें तो मैं एक दूसरा जो है ग्रुप बना दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप। उसमें आप लोग जितने भी एक्टिव पार्टिसिपेशन करना चाहते हैं इस एक्सरसाइज में, जो टैलेंटेड भी हैं, क्रिएटिव भी हैं और उनके पास थोड़ा सा टाइम भी होता है,
तो वो ज़रूर उसमें पार्टिसिपेट करें और अपने अपने क्वेश्चन बैंक बना के रखें। 8-10 एक टॉपिक पे जितने भी आपके माइंड में क्वेश्चन आते हैं उनको बना के रखें। जो ही हमारी अपॉर्चुनिटी 28-29 तक हमारी जो है ना वेबसाइट एक्टिव हो जाएगी, तो उस पे आप लोग अपने क्वेश्चन डेवलप कर सकते हैं, उस पे अपलोड कर सकते हैं। फिर उस पे क्या होगा, एक टॉपिक पे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जितना भी इनपुट आएगा, आप हर एंगल से उस टॉपिक को तैयार कर लेंगे। और ये इतनी लिमिटेड अपॉर्चुनिटी नहीं होगी, हमारे पास 300 मैक्सिमम 300 लोग जो हैं, मैं उसको वेबसाइट जो है वो कर सकेगी अफोर्ड। तो जो है आप लोग ये ना फील करना कि मेरा नॉलेज किसी और के पास चला जाएगा। फिर जब आप शेयर करेंगे दूसरे भी उससे मोटिवेट होंगे, दूसरे भी शेयर करेंगे, तो एक टॉपिक पे आपकी ग्रिप हो जाएगी। सीट्स इतनी कम नहीं है जो ठीक है, जो मतलब आप इंडिविजुअली इतनी तैयारी नहीं कर सकते जितनी आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है। और दूसरे नंबर पे जो इम्पॉर्टेंट बात है, जब आप एक टॉपिक को इस माइंड से पढ़ते हैं कि यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, तो आप और क्रिएटिव हो जाते हो। आपकी जो है ना अप्रोच इस तरीके से हो जाती है कि आप पेपर में जाके गलती नहीं करते। आपके माइंड में वो चीज़ ग्रिप हुई होती है कि ये क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता था, मैंने ये बनाया था, मेरे माइंड में आया था, तो इसका आंसर यही है। सम टाइम बंदा होता है नॉलेज मैनेज नहीं करता और पेपर में जो है वो कंफ्यूज होना शुरू हो जाता, तो उसका ये इलाज भी है। और अल्टीमेटली आप लोगों के लिए जो मैंने प्लेटफॉर्म बनाया है, जो बड़े आप लोग बड़ा अच्छा रिस्पांस भी कर रहे हैं, एक्टिव हैं, जो पहले दिन से एक्टिव चल रहे थे, तो बड़ी अच्छी बात है। मैंने आप लोगों को प्लेटफॉर्म दिया है, आप उससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। और जो आपका टारगेट है उसमें मैं आपके जो हेल्प कर रहा हूँ, अल्टीमेटली हमने गोल अचीव करना है और उसका बेनिफिट मैक्सिमम आपको जाएगा। और क्रेडिट मुझे आप देते ही रहते हैं। थैंक्स फॉर दैट अप्रिशिएटिंग वर्ड फ्रॉम एवरीवन हु कमेंट्स ओवर देयर। तो आज का हमारा टॉपिक की तरफ अब आते हैं कि हेड्स ऑफ अकाउंट्स। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि डेफिनेशन ऑफ अकाउंट है क्या, उसके बाद इन हेड्स की भी बात करते हैं। ए रिकॉर्ड और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर एंड रिसीट्स रिलेटिंग टू ए पर्टिकुलर पीरियड और पर्पस, यानी कि आपके जो फिनेंशियल एक्सपेंडिचर्स हों या रिसीट्स हों, एक ख़ास पीरियड के दौरान जब आप उनकी ट्रांजैक्शन करते हैं, रिकॉर्ड रखते हैं, तो उसको अकाउंट हम कहते हैं। अच्छा, ओवरऑल देखें कि हर ऑर्गेनाइजेशन ने एक मैकेनिज़्म बनाया होता है अपने अपने, जैसे हम हेड्स ऑफ अकाउंट्स पढ़ते हैं, एसेट का, लायबिलिटीज़ का, एक्सपेंसेस का और इक्विटी का। तो इस तरीके से गवर्नमेंट भी एक ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेट हो रही होती है, वर्किंग कर रही होती है एक मशीनरी की तरह, एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह। तो इसके अंदर भी मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं और उनकी भी वर्किंग है। और गवर्नमेंट के इदारे इतना एक्सटेंसिव हैं, जो फेडरल गवर्नमेंट है उसके अंदर जो सूबाई गवर्नमेंट्स हैं, ये सारी जो है, इनकी इतना एक लंबा चौड़ा काम है कि हर एक चीज़ को सिंक्रोनाइज ना किया जाए तो कन्फ्यूजन हो जाती है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, अपने हेड्स ऑफ अकाउंट मेंटेन किए हुए हैं। एक बड़े बड़े एक हेड है, तो उसमें आगे हम चल के भी देखेंगे, और मैंने तो बड़ा शॉर्ट लिस्ट उसको किया है सिर्फ आप लोगों को समझाने की हद तक। और जो मुमकिन क्वेश्चन होंगे मैं आपको एंड पे वो भी बता दूंगा कि इस टॉपिक में से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बात बताऊं, इसमें मैक्सिमम 10 से 15 क्वेश्चन बन सकते हैं और आते 1-2 हैं। तो 10-15 जो माइंड में क्वेश्चन अगर आप बिठाने से 1-2 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लें, तो आपके लिए मेरे ख्याल में बड़ा बेहतरीन ये टॉपिक है। छोटा भी है और क्वेश्चन आते भी हैं, 2 भी दे सकता है, 3 भी दे सकता है, लेकिन 1-2 तो लाजमी होते हैं। और टॉपिक भी छोटा सा, इसी 1 सिटिंग में हमने हेड्स ऑफ अकाउंट्स को कवर कर देना है। तो अकाउंट एक ऐसा होता है जिसमें सारी की सारी एक हिस्ट्री होती है, ट्रांजैक्शन होती है। और गवर्नमेंट ने हर एक अकाउंट को इतना एक्सटेंसिवली मेंटेन किया हुआ है कि जो भी उसमें चीज़ होती है वो कहीं ना कहीं फॉल करती है। अगर फ़र्ज़ किया कोई उसमें हेड नहीं होता, तो गवर्नमेंट उसके लिए एक नया कोड जनरेट कर देती है, नया अकाउंट बना देती है, और उसकी रेलिवेंट जो भी डिपार्टमेंट होगी, उसकी जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी उस स्पेसिफिक अकाउंट में जाएंगी। ये नहीं कि ओवरऑल एक अकाउंट गवर्नमेंट का है, उसमें सारे पैसे जाते जाते हैं और पता ही नहीं चलता। गवर्नमेंट के पास बड़ा सेग्रीगेटेड है। जब ये चैप्टर आप कवर कर लेंगे तो आपको समझ भी इसकी आ जाएगी। सबसे पहले जो हेड है वो है एक्सपेंडिचर का, कि गवर्नमेंट की जितनी भी एक्सपेंडिचर्स होंगे उनको हेड ए में काउंट करते हैं। अब एक्सपेंडिचर के जितने भी हेड बनेंगे वो ए कोड से स्टार्ट होंगे। अब क्वेश्चन में जो पेपर में क्वेश्चन आता है वो इस तरीके से भी आता है, एक्सपेंडिचर हेड काउंट कोड इज़, तो कोड भी उसका ए से पूछ सकता है, बी है, सी है, क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि एक्सपेंडिचर का जो हेड है वो ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। और टैक्स रेवेन्यू, जितने भी टैक्सेस कलेक्ट होते हैं उनको बी से रिप्रेजेंट किया जाता है। और जो नॉन टैक्स रेवेन्यूज़ होते हैं
वो सी से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो कैपिटल रिसीट्स होती हैं गवर्नमेंट की वो ई अकाउंट से रिप्रेजेंट की जाती हैं, और एफ रिप्रेजेंट्स एसेट्स अकाउंट, और जी रिप्रेजेंट्स लायबिलिटीज़ अकाउंट्स, एंड लास्ट वन एच रिप्रेजेंट्स इक्विटी। और टोटल तकरीबन ये 7 बन जाते हैं, 1 2 3 4 5 6, और ये 7 हेड ऑफ़ अकाउंट हैं गवर्नमेंट के, और इन्हीं में ट्रांजैक्शन हो रही होती हैं, और इनको फर्दर कैटेगराइज किया। सबसे पहले अगर हम बात करें एक्सपेंडिचर की, तो ये हमारे पास देखें, मैं आपको अगर समझाऊँ ये कैसे अकाउंट मेंटेन, बाकी जो है मैं सरसरी आपको बताऊंगा, सारी की सारी स्टोरी यहाँ पे मैं आपको समझा दूंगा। अच्छा, अब देखें कि एक्सपेंडिचर को हम किस से रिप्रेजेंट करते हैं, ए से। अच्छा, और इसका फर्दर कोड क्या है, A01 मेन, और A01 इसके आगे जो सबसे पहला आता है एम्प्लॉयज़ रिलेटेड एक्सपेंसेस, और एम्प्लॉयज़ रिलेटेड एक्सपेंसेस का इसका कोड है A01। फर्दर आगे पे का जो आता है उसका है, आगे पे को भी मज़ीद डिस्ट्रीब्यूट किया गया, यानी कि A01 एम्प्लॉयज़ रिलेटेड जो एक्सपेंसेस हैं इनको A01 और फर्दर हमने एंड पे जो लिखा है 1 वो अलग से है, वो किसको, पे को शो करता है। A01 फिर आगे इस तरीके से ये जो आ जाएगा, ये A02 भी हो सकता है, A03 भी हो सकता है, और ये भी A02 आगे फिर फर्दर चलता जाएगा। जिस तरीके से A01 क्या है, जो ये है एम्प्लॉयज़ रिलेटेड एक्सपेंसेस, और 1 जो है वो पे का है, यानी कि A01 जो है पे के मुतालिक है। A011 सब के साथ देख लें, A011 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 ये सारे सब के साथ A011 है, क्योंकि ये इस मेन के अंडर आ रहा है, इसके अंडर आ रहा है, तो ये सारे के सारे इसी से स्टार्ट है। अच्छा, आगे फर्दर अगर हम बात करें तो जो आगे है 01 वो बेसिक पे से है, 02 जो है पर्सनल पे से है, 03 जो है स्पेशल पे से है, 04 जो है टेक्निकल पे से है, 05 जो है वो क्वालिफ़िकेशन पे से है, 06 जो है वो पे ऑफ कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ है, 07 जो है इंडेक्स है, 08 जो है पे ऑफ शहीद पुलिस ऑफिसर्स है, और 09 जो है कमांड पे है, और जो आगे दरमियान में से 50 जो एंड पे आता है ये अदर्स है। अब दरमियान में गैप क्यों रखा गया है, ये इसलिए रखा गया है कि कोई भी और जनरेट आपको अकाउंट करना पड़े तो 09 010 भी आप उसका कोड लगा सकते हैं, 10 11 12 चलता जाएगा। तो A01 मेन जो है वो पे से मुतालिक, और A011 जो है A01 जो है ये एम्प्लॉय रिलेटेड एक्सपेंसेस है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट जो है अकाउंट बनाती है। अब यहाँ पे कोई और पे इंट्रोड्यूस कर दी जाए तो उसको नया कोड दिया जाएगा, A1109 तक तो हो गया, A1110 बन जाएगा, यानी कि 10 नंबर उस नए जो इंट्रोड्यूस करेगी गवर्नमेंट उसके हवाले से वो बन सकता है। तो सेम इस तरीके से करते हैं। ये था पे ऑफ ऑफिसर्स। आगे चलें तो ये आ जाएगा पे ऑफ अदर स्टाफ, तो उसका A011 वही चल रहा है, 51 52 53 54 55 56 57, तो ये सारा का सारा कवर होता जा रहा है। नेक्स्ट अगर हम लाइन पे जाएं तो अब देखें वो A011 था, A012 हो गया। अब ये अलाउंसेस के मुतालिक है, अलाउंसेस में भी A012 जो ये है ये सब के साथ देख लें A012 लगा हुआ है। अब A012 के साथ 01 02 03 04 05 इस तरीके से चलता जा रहा है, और ये रेगुलर अलाउंसेस हैं, और उसके बाद अदर अलाउंसेस है। तो अलाउंसेस के हेड में जितने भी चीज़ें आएंगी वो अलाउंसेस में कवर करते जाएंगे ये सारे के सारे। जब भी नया कोई गवर्नमेंट अलाउंस इंट्रोड्यूस करवाएगी तो नया कोड जनरेट हो जाएगा और एक नया अकाउंट मेंटेन हो जाएगा, उसकी ट्रांजैक्शन जितनी भी हैं उसमें से जितने भी रेवेन्यूज़ एक्सपेंड हो रहे हैं वो सारे के सारी हिस्ट्री बनती जाती है। ये तो था ए के हवाले से एक्सपेंडिचर के, तो ये सेम आगे से चलते जा रहे हैं, मतलब अब उसकी ट्रांजैक्शन लंबी चौड़ी मैंने कुछ तो इस पर डाली हैं। तो अब जो है मेन इसका ये आप इतना ही समझ लें कि इनका मेन हेड ऑफ़ अकाउंट होता है, सब हेड जो होते हैं उसके वो होते हैं। अच्छा, उसके बाद आता है टैक्स रेवेन्यू। जितनी भी गवर्नमेंट के टैक्सेस से रेवेन्यू आएंगे वो बी हेड के अकाउंट जितने भी मेंटेन्ड हैं वो रखे जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात बताना ज़रूरी है कि हर डिपार्टमेंट में हर अकाउंट एक्टिव नहीं होता सिवाय पे सैलरी स्टाफ और ऑफिसर्स के, और जिस तरह की कोई नेचर होगी ऑर्गेनाइजेशन की उस तरह का वो
अकाउंट ऑपरेट कर रहा होगा। अब किसी का सिर्फ और सिर्फ फ़ंड लेके एक्सपेंडिचर का है तो वो सिर्फ एक्सपेंडिचर के नीचे जो जो उसके अकाउंट रेलिवेंट है वो अलाइव करते हैं। अगर उसको मज़ीद कोई अकाउंट में पैसे चाहिए तो वो सबसे पहले अकाउंट की अथराइजेशन गवर्नमेंट से करवाएगा, उसमें पैसे डलवाएगा, जिसको टोकन सप्लीमेंट्री ग्रांट भी कहते हैं, जो उसमें रखी जाती है। और दूसरे नंबर पे जो है उसको मज़ीद आप जब अथोराइज़ करवाते हैं तो आपको अथोराइज़ होगा तो आपकी लिस्ट ऑफ अकाउंट्स में वो शामिल होगा। हर डिपार्टमेंट के कोई 20 से 25 अकाउंट्स चल रहे होते हैं, ये तो ओवरऑल गवर्नमेंट के हैं। कोई भी अकाउंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट में एक्टिव है तो वो यहाँ पे शो किया गया है कि गवर्नमेंट का मैकेनिज़्म ये है अकाउंट्स जनरेट का, कि गवर्नमेंट के ओवरऑल हेड्स ऑफ अकाउंट्स हैं कैसे, जिनमें ये ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं। तो ये समझाने का मकसद है। तो हर जगह पे आप ये समझें कि आप जाएंगे तो ये सारी चीज़ें, हर डिपार्टमेंट में सारे अकाउंट एक्टिव नहीं होते, उनके 20 से 25 होते हैं। तो ये बताना ज़रूरी था। और जब टैक्स रेवेन्यू से होगा तो ये टैक्स रेवेन्यू हमारा कौन जनरेट करता है, कौन कलेक्ट करता है? फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। अब हर डिपार्टमेंट टैक्स नहीं लगा सकती, तो ये जितने भी हेड्स ऑफ अकाउंट्स यहाँ पे एक्टिव होंगे वो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, एक्साइज है और टैक्सेशन के जितने भी डिपार्टमेंट रेलिवेंट हैं वो इनको यूज़ कर रही होती है। तो हर अकाउंट की एक अपनी नेचर होती है। और जैसे कि अभी बात हमने पहले की, ये बी कौन सा है? टैक्स रेवेन्यू। और इसका पहला कोड कौन सा है? B01। अच्छा, B01 के बाद 1 कोड कौन सा है? ये है टैक्सेस ऑन इनकम। अच्छा, B011 हमने सब के साथ लगाया। अब फर्दर 1 किसके साथ? इनकम टैक्स के साथ है, दूसरा सुपर टैक्स है, सरचार्ज है, टैक्सेस फ्राम कंपनीज है, और उसके बाद रिडक्शन एट सोर्स है। ये सारे के सारे आपने अकाउंट ऑपरेट करने। और उसके बाद फर्दर जो है ये कौन सा था? डायरेक्ट टैक्सेस। और उसके बाद टैक्सेस फ्राम रजिस्टर्ड फर्म्स। तो ये उसका सारे अकाउंट हैं कि रजिस्टर्ड फर्म जो हैं उनकी फर्दर नेचर क्या है। अब उसको, और इसके अलावा एसोसिएशन ऑफ पर्सनस है तो उसके जो है B011 आगे 31, 32, 33, 34 जितने तक चलता जाता है। तो इस तरीके से ये यूज़ और होता है। और इसी तरीके से आगे आगे चलें तो ये B01 से स्टार्ट हुआ था। आगे B02 देख लें, ये कैसे? इनडायरेक्ट टैक्सेस से। इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या है? सी कस्टम। उसमें फिर ये आया था B020 जो था सी कस्टम से मतलब। B020 सब के साथ है। और सी टैक्सेस में क्या क्या है? इंपोर्ट्स है, एक्सपोर्ट्स है, एक्सपोर्ट ड्यूटी है, ऑन कार्टन है, अदर है। तो इस तरीके से ये सारे के सारे आप मेंटेन करते जाएंगे। सेम इस तरीके से नॉन टैक्स रेवेन्यू, टैक्स के अलावा जितनी गवर्नमेंट की सुप्रीम कोर्ट वगैरह जो फीसेस वगैरह आप लोगों ने FPSC में फ़ीस जमा करवाई होगी, PPSC में जमा थी, तो ये सारे के सारे उन हेड्स में जा रही होती हैं नॉन टैक्स रेवेन्यूज़ में। तो इनका भी देखें, ये C01 है, आगे फर्दर उनकी कैटेगराइजेशन है। और फर्दर ई जो है कैपिटल रिसीट्स है। कैपिटल रिसीट्स में क्या क्या आती हैं? इरिगेशन रिसीट्स हैं। और ये E01 देखें, रिसीट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट है। और E011 जो है इरिगेशन रिसीट्स हैं। और उसमें फर्दर इरिगेशन प्रोडक्टिव रिसीट्स में वाटर रेट्स, वाटर सप्लाई टू टाउन्स, सेल्स ऑफ वाटर, प्लांटेशंस। तो ये सारे के सारे जो हैं यहाँ पे 1 2 3 4 जिस तरीके से मैंने पहले समझाया अकाउंट इसी तरीके से मेंटेन हो रहे होंगे। कैपिटल रिसीट्स के इस हेड में जाएंगे। जो भी डिपार्टमेंट होगी वो ये अकाउंट यूज़ करेगी। और जब भी वो चालान के ज़रिए पेमेंट उसमें जाएगी या जिस तरीके से भी उनका मोड ऑफ पेमेंट होता है तो वो अकाउंट बूस्ट अप होना शुरू हो जाते हैं, रिसीट्स में जाती रहती हैं अमाउंट्स। ये सारी उसी की है। और FR एसेट्स हैं, जितनी एसेट्स के रेलिवेंट हैं वो सारी इसमें आएंगी। और इसके बाद G है जो लायबिलिटी। तो इसमें याद रखने वाली सिर्फ हैं आपके हेड्स ऑफ अकाउंट्स। हेड्स ऑफ अकाउंट किसका कौन सा कोड है और टोटल हेड्स ऑफ अकाउंट्स हैं कितने, और H फॉर इक्विटीज़। और सबसे ये छोटा है, इसमें यही सारी चीज़ें आती हैं, H01। और इक्विटीज़ H01 जो है इक्विटीज़ के साथ है 1 2 3 4 5 6 तक है। और रेजिडुअल इक्विटी है, सस्पेंस इक्विटी है, अनरिकवर्ड है, गेन एंड लॉस ऑन फॉरेन एक्सचेंज है, रिटेन्ड अर्निंग्स है, मिसलेनियस गवर्नमेंट अकाउंट्स जो है ये सारे के सारे इक्विटीज़ में आते हैं। इक्विटी क्या होती है ओवरऑल बिजनेस में? जिसमें जो ऑनर्स होते हैं उनके जो हिस्से होते हैं, जो उनकी इन्वेस्टमेंट होती है। तो ओवरऑल इनको एक नाम दिया गया है, गवर्नमेंट की एक बड़ी मशीनरी है और जिसमें सारे के सारे आपके जो है अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं और ऑपरेट होते रहते हैं। और अल्टीमेटली रेवेन्यूज़ भी कलेक्ट हो रहे होते हैं और एक्सपेंडिचर्स भी इनकर हो रहे होते हैं। तो गवर्नमेंट जो है अपने रेवेन्यूज़ को देख के एक्सपेंडिचर प्लान करती है। अपने जो एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू का जो इस्टीमेटेड एक कैलकुलेशन होती है वही बजट पे बहस होती है। और गवर्नमेंट की एफिशिएंसी और जो प्रोटोकॉल जो जाते हैं या जो गवर्नमेंट जो प्रायोरिटीज़ देती है वो इन्हीं चीज़ को देख के देती है कि हमने रेवेन्यूज़ कहाँ कहाँ से कलेक्ट करने हैं, किसको छूट देनी है, किसको नया इम्पोज टैक्स वगैरह करना है।
और एक्सपेंडिचर हमने कैपिटल डेवलपमेंट लगाने हैं या कि रेवेन्यू टाइप करंट एक्सपेंडिचर में हमने ज़्यादा रखना है। तो ये गवर्नमेंट की अपनी एक पॉलिसी होती है और वही पॉलिसी अपने बजट में वो देते हैं। और बजट किसको देख के बनाया जाता है? यही हेड्स ऑफ अकाउंट्स को देख के कि हमारे रेवेन्यूज़ कितने इस्टीमेटेड हैं और हुए कितने, और हमें अगर रेवेन्यूज़ कम हो जाए तो वो जो गैप होता है एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू में, वही गवर्नमेंट लोन लेती है। लोन फिर मुल्क के अंदर से भी लेती है बैंकों वगैरह से, या और भी जो उसके सोर्सेज होते हैं, और एक्सटर्नल सोर्सेज भी होते हैं और एक्सटर्नल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी होते हैं। तो अल्टीमेटली हेड्स ऑफ अकाउंट्स जो एक गवर्नमेंट के होते हैं और पाकिस्तान गवर्नमेंट के जो हैं उनके बारे में आज के लेक्चर में हमने ओवरव्यू दिया। तो इतना ही था आज का लेक्चर और हेड्स ऑफ अकाउंट यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।